हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप लोग भी अच्छे ही होंगे जैसे कि हम हैं क्या? तो आपको पता ही होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले आप लोग को। यस ऑफ कोर्स, सर्वेइंग पढ़ाने वाले हम आप लोग को, जो कि सर्वेइंग जो है थर्ड सेम में सिविल वाले को पढ़ना है ना। तो आते हैं, देखते हैं सर्वेइंग में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, हमारा स्टडी पैटर्न क्या होगा। तो हम लोग जान लेते हैं क्या होगा स्टडी पैटर्न, क्या होगा इसका सिलेबस। ठीक है, जैसे कि हम बताया था कि क्या हमारा स्टडी पैटर्न होगा, तो स्टडी पैटर्न के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या क्या पढ़ना होगा, क्या हमें कितना यूनिट्स हैं, कब ख़त्म होंगे, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, तो सभी चीज़ हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको यूनिट सर्वेइंग जो है, सर्वेइंग में आपको पढ़ना है 6 यूनिट, टोटल 1 to 6 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट जो है टाइप्स ऑफ सर्वे है, जो कि कितना मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का आता है। चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे जो कि 14 मार्क्स का है। थर्ड यूनिट जो है कंपास सर्वे जो कि 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट जो है लेबलिंग है, लेबलिंग जो कितना मार्क्स का है, 20 मार्क्स का है। और यूनिट 5 जो है वो कंक्लूडिंग है जो कि 8 मार्क्स का है। और यूनिट 6 एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट 6 मार्क्स का। ये हो गया मार्क्स का वेरिफिकेशन कि कैसे कैसे कौन से यूनिट से कितना मार्क्स का आएगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि इस 6 नंबर का तो 6 ही मार्क्स का आएगा, ऐसा कुछ नहीं। हो सके 7 नंबर का भी है, 8 नंबर का भी है, 10 नंबर का भी है। यूनिट 2 जो है 14 मार्क्स का है, कोई जरूरी नहीं कि 14 मार्क्स का ही है, हो सके 10 का भी है, हो सके तो 20 का भी है। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तो बहुत ही इंट्रोडक्शन है, और लेकिन सेकेंड चैप्टर से जो आपका है वो मतलब अच्छा है, जो कि सभी एग्जाम इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे एंड कंपास सर्वे, इन सभी से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए बुक कौन कौन सा प्रीफर करेंगे, कौन कौन सा बुक लें जो कि हमारे लिए सफिशिएंट हो, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ मिल जाए। तो हमारा 3 बुक लिखे हैं सर्वेइंग एंड लेवलिंग का। फर्स्ट है NN प्रसाद का बुक, जो कि बहुत अच्छी बुक है, पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा लेवल के लिए बहुत अच्छी बुक है NN प्रसाद का। सेकेंड है सर्वेइंग वॉल्यूम और BC पूनामिया। इसमें कुछ चीज़ें तो आपको मिलेगी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होगी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, जिसमें बीटेक लेवल की कुछ बातें होंगी। तो उन सभी चीज़ों को आपको स्किप करना होगा। अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी बुक है सर्वेइंग, जो कि फाउंडेशन पब्लिकेशन है, जो कि सेम टू सेम SPT सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को पब्लिश किया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। अगर बुक मिलती है तो सर्वेइंग का फाउंडेशन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं, अदरवाइज आप सर्वेइंग लेवलिंग का जो फर्स्ट बुक है NN प्रसाद का, वो बुक आपको ऑनलाइन में मिल जाता है, जो कि आपको खरीदने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो कहीं बाहर भी नहीं निकल सकते। तो सबसे बेहतर है वो सर्वेइंग एंड लेवलिंग का जो फर्स्ट बुक है NN प्रसाद, वो आप ऑनलाइन ले लीजिए। लेकिन कहीं पटना की ओर मूव करते हैं किसी लोकल दुकान के आसपास, अगर फाउंडेशन का बुक मिलता है तो भी ले लीजिए, वो आपको SPT सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब एग्जाम है तो एग्जाम तो प्रीवियस एग्जाम आप लोग दे चुके हैं, फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम का आप लोग प्रमोट करके काफ़ी अच्छी बात है कि आप लोग सभी लोग पास कर चुके हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि एग्जाम का क्या पैटर्न है SPT का। सबसे पहले तो क्या आपका ऑब्जेक्टिव जो है 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव मतलब कि 20 छोटे छोटे सब सरल क्वेश्चन, मतलब कि इतना आसान जिसको बनाना बहुत ही आसान है। मतलब आप सर्वेइंग को अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से नोट्स अगर बनाते चल रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको 20 में से 19 आपका करेक्ट जाएगा। एक आध क्वेश्चन तो ऐसे भी किसी का दिक्कत आता है, या फिर एग्जाम में कभी कभी होता है कि क्वेश्चन गलत है या फिर ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो 19 मतलब कहने वाला 99% आपका जो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए फिफ्टी रहेंगे। तो 20 मार्क्स ये हो गए। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पाँच क्वेश्चन उसका रहेगा, जो कि 4 नंबर का आता है। तो टोटल मिला कितना हो गया 20 मार्क्स इधर शॉर्ट क्वेश्चन से। फिर अगला आता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में कितना 5 क्वेश्चन रहते हैं, वो जो कि होता है 6 मार्क्स का, मतलब टोटल मिला के हो गया 30 मार्क्स। और अगर ओवरऑल मार्क्स देखें तो कितना मार्क्स हो गया 70 मार्क्स का। ओवरऑल कितना मार्क्स हो गया 70 मार्क्स का। आपको 70 नंबर का एग्जाम देना होता है और 30 नंबर होता है इंटरनल एग्जाम का। ठीक है,
जो कि इंटरनल एग्जाम आपका प्रैक्टिकल, लैब मैनुअल, आपका बिहेवियर, आपका अटेंडेंस, इन सभी चीज़ों पे इफेक्ट पड़ता है। इन सभी चीज़ों के कारण ही आपका उसका नंबर अगर बढ़ाना चाहते हैं 30 नंबर, मतलब कि 30 में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 30 में 30 या 30 में 28, 30 में 29, तो आपको इसके लिए मेहनत करना होगा। हर एक एग्जाम जो हमारा दिया हुआ असाइनमेंट होगा, उस असाइनमेंट को आप कंप्लीट करते हैं। हमारा लिया हुआ एग्जाम जो कि हम एग्जाम लेंगे प्रत्येक यूनिट के बाद, जैसे कि जितना यूनिट है ना 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का सबसे पहले तो फर्स्ट यूनिट जैसे ही खत्म होगा तो फर्स्ट यूनिट का हम टेस्ट लेंगे, सब उसके टेस्ट के पहले असाइनमेंट देंगे। असाइनमेंट देने के बाद देखेंगे कि इसका क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, कितना अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिखा है। फिर उसके बाद उसका टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट में क्या रिस्पॉन्स दिए हैं, कितना नंबर ला रहे हैं, क्या स्कोरिंग है, सारा मैंने से पिछले बार मैंने आप लोग को क्या पढ़ाया था, बेसिक केमिस्ट्री। तो बेसिक केमिस्ट्री में तो देख ही रहे थे आप लोग का क्या रिपोर्ट बन रहा था, कितना नंबर ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। उसी तरह से इस बार भी हम रिपोर्ट बनाएंगे और इस बार भी उसी तरह से मार्क्स भी आप लोग का जाएगा। ठीक है, ये डरा नहीं रहे कि मार्क्स आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जरूरी है कि आप अगर अच्छा करते हैं, इन से भी छोटे छोटे एग्जाम में अच्छा करते हैं, तो आई होप सेमेस्टर एग्जाम में आप अच्छे करेंगे। ठीक है, सर्विंग ऐसा पेपर है कि जो पढ़ना तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, और नंबर स्कोर करना बहुत ही आसान है। नंबर अगर 70 नंबर एग्जाम होगा तो आप उसमें 60 प्लस नंबर ला सकते हैं, 60 प्लस 61.5, मतलब इतना स्कोरिंग पेपर है कि एक आध नंबर कहीं कटता तो कटता, अदरवाइज कहीं नहीं कटता। एक तो इसमें न्यूमेरिकल पेपर भी है, न्यूमेरिकल पेपर भी है, जैसे कि यूनिट 2 से ही आपका स्टार्ट हो जाता है न्यूमेरिकल, इसमें न्यूमेरिकल है, यूनिट 3 में न्यूमेरिकल है, यूनिट 4 में न्यूमेरिकल है, यूनिट 6 में भी न्यूमेरिकल है। तो इन सभी चीज़ों को क्या करते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। जैसे इसका फर्स्ट यूनिट का थ्योरेटिकल पोर्शन, फर्स्ट क्या होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन, फिर उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट के बाद टेस्ट देंगे। तो प्रत्येक यूनिट का हमारा क्या सीरीज रहेगा, फर्स्ट रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जिसमें थ्योरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी हैं, तो हम लोग किसमें डील करेंगे, थ्योरेटिकल। उसका इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल होंगे, न्यूमेरिकल तो होते ही होते हैं, क्योंकि हम लोग साइंस का स्टूडेंट है, तो साइंस के स्टूडेंट में तो क्या होता है, साइंस तो मैथ्स ही है, तो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ऐसा है ना कि वो आपका स्कोर करता है, उससे उसमें आप गलत कर ही नहीं सकते हैं अगर आप बिल्कुल सही से जानते हैं तो, और नंबर करने का कोई बात ही नहीं। अब तीसरा असाइनमेंट, असाइनमेंट जो है आपको प्रत्येक यूनिट के बाद देंगे, प्रत्येक यूनिट में 1-2, अगर कोई लंबा यूनिट है मतलब बहुत लेंथी है तो उसमें हम क्या करेंगे, दो असाइनमेंट देंगे। लेकिन वो छोटा यूनिट है, फर्स्ट ही है, छोटा यूनिट है, तो उसमें आपको हम क्या करेंगे, हम एक ही असाइनमेंट देंगे, एक ही असाइनमेंट में काम चल जाएगा, आपको ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं। तो उसके बाद उस यूनिट का क्या करेंगे, टेस्ट ले लेंगे। टेस्ट जो कि हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव लेते चलेंगे, जो कि 20 मार्क्स का लेते चलेंगे सबका एग्जाम। टेस्ट जो होगा 20 मार्क्स का होगा। टेस्ट जो होगा हमारा वो प्रत्येक यूनिट का वाइज होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। ये मत सोच लेंगे अभी हम सब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। प्रत्येक यूनिट का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपका 3-4 यूनिट का एक बार ले लेंगे, क्लब्ड कर देंगे। 3-4 यूनिट का एक बार ऑब्जेक्टिव, फिर 3-4 यूनिट का एक बार ऑब्जेक्टिव, फिर 3-4 एक यूनिट का थ्योरेटिकल का एग्जाम ले लेंगे। फिर उसके बाद एक बार क्या कर लेंगे, सभी का एक बार कर लेंगे थ्योरेटिकल का, फिर उसके बाद ओवरऑल का टेस्ट ले लेंगे, जिससे आपका सर्वेइंग जो होगा, पेपर जो होगा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा नंबर स्कोरिंग पेपर मतलब आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ना, जो भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं PDF के फॉर्म में, वो आप लोग क्या करेगा, उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉपी पे नोट डाउन से फ़ायदा ही होगा कि जब भी हम पढ़ाते रहेंगे या वीडियो आप देखते रहेंगे तो आप उसके नोट्स जो होगा आप उसके सामने रखें। मान लीजिए जो हम पढ़ें, जो हम नोट्स पढ़ें, उसमें कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो हो सके वो दिक्कत जो आ रहा है हो सके वो वीडियो सॉल्यूशन में हमारा आ जाए, वीडियो क्लास में उसका सॉल्यूशन हमको मिल जाए। इसीलिए हम लोग करना क्या है, नोट्स को भी क्या करना है, लिखते चलना है। नोट्स जब लिखा रहेगा तो हमको पढ़ने में आसानी होगा। ये तो नहीं होगा कि वीडियो सर पढ़ा रहे हैं और हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं समझ में आएगा, तो वो एक ही कंडीशन पे होगा जब आप नोट्स को लिखे नहीं है, नोट्स को पढ़े नहीं है। जब एक बार नोट्स को पढ़ लेंगे तो ऐसा समस्या नहीं आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, नोट्स को एक बार लिख लें, और नोट्स को थोड़ा सा नहीं होता तो जब पढ़ाने वाले हैं तो जस्ट एक दिन पहले पढ़ लें। पढ़ने से होगा कि आपको जो होगा कहीं भी कोई वर्ड में दिक्कत आ रहा है, कोई किसी टॉपिक में दिक्कत आ रहा है तो आप उस चीज़ को हमसे पूछ सकते हैं।
वीडियो का जो लिंक होगा और जो कि यूट्यूब वीडियो लिंक हम लोग जिस पर अपलोड करेंगे, तो उस लिंक अब नीचे कमेंट सेक्शन होता है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक में हमको जो है प्रॉब्लम आ रहा है। तो वो टॉपिक कैसे मेंशन करना है कि हमको प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए हम बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए वीडियो जो है हमारा कुछ 20 मिनट का समथिंग का होता है, कितना का 20 मिनट का होता है। 20 मिनट का जो लेंथ ड्यूरेशन होगा उसका, मान लीजिए किसी 8 मिनट 12 सेकेंड पे कुछ ऐसा वर्ड है जो कि आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि सर हमें 8 मिनट 12 सेकेंड पे जो वीडियो जो बात आप बोले वो हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम उस चीज़ को बता देंगे क्या दिक्कत है। आप लोगों के पास नंबर भी मेरा है, नंबर है तो आप लोग हमको मैसेज भी कर सकते हैं, सर हमें यहाँ पे दिक्कत है। वीडियो जहाँ पे है उसके कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर दें, क्योंकि वीडियो जो भी बनता है, वीडियो बनाने के बाद जो भी उसके कंसर्न फैकल्टी होते हैं वो सभी उन वीडियो को देखते रहते हैं कि कोई बच्चा कोई क्वेश्चन तो नहीं अराइज किया है, कोई पूछा तो नहीं है, इसीलिए उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं हम लोग। इसीलिए आप लोग ना कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करें, अगर अच्छा लगता है तो भी मैसेज करें, कुछ समझ में नहीं आता तो भी मैसेज करें, लेकिन करें जरूर, इससे आप ही के लिए फ़ायदा होगा, ताकि जितना गलती आएगा उसका हम सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आज फर्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ सर्वे, जिसमें पढ़ेंगे सर्वेइंग क्या होता है और सर्वे के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या सर्वे होता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम लोग आज पढ़ेंगे इसमें और टाइप्स ऑफ सर्वे में। ठीक है, इस यूनिट में यूनिट फर्स्ट में हम लोग को पढ़ना है क्या, टाइप्स ऑफ सर्वे। यूनिट का नाम है टाइप्स ऑफ सर्वे। टाइप्स ऑफ सर्वे में सबसे पहले पढ़ना है डेफिनेशन। डेफिनेशन किस चीज़ का डेफिनेशन, सर्वेइंग का डेफिनेशन, सर्वेइंग होता क्या है। उस वक्त पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या उद्देश्य है। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, फिर उसके बाद यूज ऑफ सर्वेइंग, सर्वेइंग का क्या यूज है, सर्वेइंग जो कर रहे हैं उससे हमारा क्या फायदा है, कहाँ यूज कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें, यूज ऑफ सर्वेइंग। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, सर्वे का वर्गीकरण। तो सर्वे का वर्गीकरण जो है मुख्यतः दो ही रूप से होता है, पहला प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में होता है कौन कौन, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। कौन सा सर्वे, प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे। फिर उसके बाद सेकेंडरी में आता है बेस्ड ऑन, सेकेंडरी में ये सब जो है बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वे कितने तरीके से हो सकते हैं, मेथड के आधार पर सर्वे का जो मेथड होता है वो मेथड के अनुसार में कितने तरह के हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट, जो उसमें जो ऑब्जेक्ट यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो सर्वे है कितने तरह हो सकते हैं। नेचर ऑफ फील्ड, जो फील्ड का क्या नेचर है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा सर्वे कितने तरीके हो सकते हैं। तो हम लोग इस यूनिट में बस इतना ही चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा चीज़, दो तीन चीज़ है जो कि स्केल है, स्केल क्या होता है, मैप क्या होता है, आरएफ क्या होता है। आरएफ मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, फिर पढ़ेंगे वर्नियर के बारे में, वर्नियर स्केल क्या होता है, वर्नियर स्केल का टाइप्स क्या होता है। इन सभी चीज़ों के अलावे भी इन सभी चीज़ों को पढ़ना नेसेसरी है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, बट हमारे सिलेबस में इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र किया गया है। लेकिन जब तक इन सभी चीज़ों को जानेंगे ही नहीं तब तक इन सभी चीज़ों को पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या होता है। तो सर्वे का डेफिनेशन क्या होता है तो वो हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्वे। ठीक है, देखिए सर्वे क्या होता है। सर्वे इज द साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑन ग्राउंड। सर्वे क्या है, साइंस का है पार्ट जो कि रिलेटिव पोजीशंस क्या डिटरमाइन करता है, डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑन ग्राउंड। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ग्राउंड का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई अर्थ पे कोई दो पॉइंट है, सपोज करिए हमारा कोई कुछ लैंड एरिया है जिसमें हमारा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, दो पॉइंट है। अब हमको कहता है कि इन दोनों इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या है, सर्वे के माध्यम में कुछ बताइए। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस पॉइंट से ये पॉइंट कितना दूर है, पहला। दूसरा कि हमारा जो ये पॉइंट है इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो जो पॉइंट है कितना एंगल पे टेंट है, कितना एंगल पे है वो तो बता सकते हैं।
तो वही चीज रिलेटिव पोजीशंस ऑन ग्राउंड का मतलब होता है कि ये पॉइंट से वो पॉइंट कितना दूर है, कितना एंगल पे है, वो चीज का जानकारी कौन देगा, सर्वे बताएगा। ठीक है, along with their elevation, elevation एक वर्ड यहाँ पे है, along with their elevation, elevation का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि अर्थ से कोई वस्तु जो है कुछ इस हाइट पे उठा हुआ है, मान लीजिए कोई पेड़ है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दिया जाता था, हम लोग 9 में 10 में पढ़े थे हाइट ऑफ डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़े थे ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस से हम लोग क्या करते थे, पेड़ का हम लोग लंबाई निकालते थे। तो वही चीज है, तो हम लोग उसी को इंस्ट्रूमेंट की सहायता से निकालेंगे कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, पेड़ जो पॉइंट है, पॉइंट कितना दूर है, कितना एंगल पे है, इन सभी चीजों का कैलकुलेशन जो होगा किसमें होता है, सर्वेइंग करता है, किसमें होगा, सर्वेइंग में पढ़ना होगा। The relative positions are determined by measuring the horizontal distance, horizontal distance पता है ना, horizontal कितना दूर है, वो horizontal distance हो गया, दूसरा horizontal angle, तीसरा vertical distance और चौथा vertical angle। ये 4 चीज है, कौन सा, horizontal distances, horizontal angle, vertical distance and vertical angle। ये 4 चीज है जो कि 4 चीज के बारे में ही हमको सर्वेइंग में मेन चीज का पता करना होता है, इन 4 चीज में ही सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक है होरिजेंटल डिस्टेंस, तो होरिजेंटल डिस्टेंस क्या होगा, अगर कोई दो पॉइंट होरिजेंटल प्लेन पे ही है, मान लीजिए कि कोई होरिजेंटल प्लेन है जो कि हम आपको दिखाते हैं, सपोज करें कि एक होरिजेंटल प्लेन है, ये क्या है, होरिजेंटल प्लेन है, इस पे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या रिलेशन है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, कितना लेंथ पे है, कितना दूरी पे है, तो वो चीज हम लोग क्या हो गया, होरिजेंटल प्लेन पे तो होरिजेंटल डिस्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, होरिजेंटल डिस्टेंस। अगर सपोज करो ये वर्टिकल लाइन है, कुछ इस तरह का लाइन है, दिख रहा है ना, ये वर्टिकल लाइन हो गया, अगर इस वर्टिकल लाइन पे एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो हम क्या कहेंगे, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना दूरी, कितना डिस्टेंस है, कह सकते हैं ना। तो एक पॉइंट किस में आ जाएगा, अगर वर्टिकल प्लेन पे अगर है, अब वर्टिकल प्लेन पे 2 पॉइंट का अगर बीच की दूरी निकाल तो किस में आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस में आएगा। होरिजेंटल डिस्टेंस समझ में आ गया, वर्टिकल डिस्टेंस समझ में आ गया। अब आता है होरिजेंटल एंगल और वर्टिकल एंगल। होरिजेंटल एंगल मान लीजिए कि दो प्लेन है, क्या है, एक प्लेन ये, ठीक है, होरिजेंटल, और दूसरा अर्थ पे कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखेगा, देखिए सपोज करें दोनों में जो है एक फ्लैट सरफेस पे, क्या है, फ्लैट सरफेस पे, फ्लैट सरफेस मतलब क्या, मतलब कि होरिजेंटल ग्राउंड पे है, होरिजेंटल ग्राउंड पे है, इस लाइन और ये जो लाइन यहाँ पे आएगी, ये लाइन और ये लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा, बात समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आपको दूसरा माध्यम से बताते हैं। सपोज करिए कि जो हमारा ये जो 2 लाइन है, कौन सा, ये और ये 2 लाइन है, इन दोनों लाइन जो है होरिजेंटल प्लेन पे स्थित है, किस प्लेन पे, होरिजेंटल प्लेन पे स्थित है। तो होरिजेंटल प्लेन पे जब स्थित है तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, इन दोनों प्लेन के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा। एंगल सपोज हम कर लेते हैं, ठीक है, थीटा का वैल्यू हो सके 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, मतलब कुछ ना कुछ तो एंगल है, तो उस एंगल को हम कहेंगे होरिजेंटल एंगल। अगर 2 प्लेन अगर होरिजेंटल पे है, उन दोनों प्लेन के बीच की दूरी को, उन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, होरिजेंटल एंगल, ठीक है। अब अगला आता है वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल क्या होता है, तो वर्टिकल एंगल, अगर कोई वर्टिकल प्लेन पे अगर 2 प्लेन अगर लाई करता है, उन दोनों के बीच में जो एंगल सबटेंड होगा उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल एंगल।
ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग उद्देश्य क्या है? फर्स्ट लाइन में हम लोग क्लियर हो गया क्या? डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑन ग्राउंड, मतलब कि जो ग्राउंड है उस पे दो पॉइंट के बीच में क्या करना है? रिलेटिव पोजीशंस बताना है कि कितना दूरी है, कितना एंगल है, क्या उसका डिस्टेंस है, क्या उसका एंगल है, वो सभी चीजों को कैलकुलेशन होता इसमें ही करना है, सर्वेइंग में। तो जब डिटरमाइन कर रहे हैं इसका मोटो भी तो वही होगा ना, जिस काम के लिए हम कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी तो वही होगा, उद्देश्य तो वही होगा ना। हम पढ़ किस ले रहे हैं? जॉब के लिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जॉब। बात तो समझ रहे हैं? वही चीज है कि जो हमारा जिस चीज के लिए हम कर रहे हैं, जिस चीज के लिए कर रहे हैं वही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, प्रिपेयर अ मैप टू शो द रिलेटिव पोजीशंस, मतलब कि इन सभी चीजों का कैलकुलेशन जो हम निकालते हैं, एक कहीं ना कहीं मैप बनाते हैं। कहीं कोई बिल्डिंग का जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसका मैप बनवाते हैं इंजीनियर से, ताकि हमारा बिल्डिंग जो हो एक लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग हो। ऐसा नहीं कि बनाए और बिल्डिंग मेरा अर्थक्वेक आया, गिर गया, ढह गया, तो उस तरह का डिजाइन हमारा सही नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंजीनियर से कंसल्ट करते हैं, सभी चीज़ों का फैक्टर उसमें इंक्लूड करते हैं कि अर्थक्वेक भी आए तो कोई भी दिक्कत न हो। अगर इन केस फ्लड आ जाता है तो फ्लड आने के बाद भी हमारा बिल्डिंग में कोई दिक्कत ना आए। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं? एक डिजाइन वे में इंजीनियर से कंसल्ट करते हैं, इंजीनियर बताता है कि कैसे क्या करना है, वही हमारा एक डिटेल प्लान बनाते हैं, मैप बनाते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? घर बनाते हैं। तो जो इंजीनियर होता है वो आपका सबसे पहले क्या करता है? जमीन आके जहाँ पे आपको घर बनाना है, रोड बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, सबसे पहले आके वहाँ पे सर्वे करता है। कहता है ना क्या सर्वे करने आया है? क्या चीज़ का सर्वे करना है? वो देखने आया है कि आपका जो जमीन है, जो आपका लैंड है, वो क्या है, कैसा है, क्या शेप है, कितना लेंथ है, कितना उसका चौड़ाई है, क्या एरिया है, उन सभी चीज़ों को सबसे पहले पता करता है। और एक चीज़ और भी उसमें चीज़ देखता है कि जो उसका जो घर का जो फेसिंग होगा और बैकिंग होगा। फेसिंग मतलब समझ रहे हैं ना, घर का जो डोर होता है जिधर की ओर, वो फेसिंग कहलाता है। घर का जो मेन फेस मतलब डोर, तो किधर साइड में देना। तो वो क्या करते हैं ना, सबसे पहले जमीन का कुछ इस तरह का मैप बना लेते हैं, जैसे कि हम आपको बताते हैं। सपोज करिए आपका जो कुछ जमीन जो है कुछ इस इरेगुलर शेप में है, कुछ इस शेप में है, ठीक है। तो जब ये शेप में है तो कैसे पता चलेगा हमको कि ईस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, चाहे किसी भी कोई अगर रेक्टेंगल ही जमीन होगा, सपोज करिए यही आपका जमीन है, आप बता सकते हैं कि ईस्ट कौन है, वेस्ट कौन है, नॉर्थ कौन है, साउथ कौन है, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते, आप बता ही नहीं सकते हैं ऐसे देख करके। उसके लिए हम लोग साइड में क्या करते हैं? जब भी मैप बनाते हैं तो कुछ इस तरह का डिनोटेशन पॉइंट देते हैं। ऊपर की ओर जब भी हम लोग पढ़े थे, ऊपर की ओर नॉर्थ, ऊपर की ओर नॉर्थ, और नॉर्थ के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? साउथ, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? आया समझ में ना? चलिए ठीक है। अब अधिकतर लोगों को दिक्कत होता है कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, इधर है, ईस्ट किधर है, उधर है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं पे होता है। तो सीधी सी बात है, इसको इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक चीज बताते हैं, इस कभी दिक्कत ही नहीं होगा। अगर सबसे ज्यादा दिक्कत हो तो बस आप नॉर्थ की तरफ ऐसे फेस कर ले, ऐसे लेट ले और ऐसे हाथ फैला ले, तो आपका जो इधर वाला हाथ कौन सा हो गया? दाहिना हाथ हुआ ना। इस दाहिने हाथ की तरफ आपका क्या हो गया? ईस्ट हो गया। और जो हेड तुम्हारा हो गया, हेड किधर हो गया? नॉर्थ की तरफ होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? नॉर्थ की तरफ क्या कर लेंगे? अपना हेड कर लेंगे। तो नॉर्थ की तरफ जब हेड करेंगे, नॉर्थ की तरफ जब हेड करेंगे तो आपका बायां हाथ जो होगा, कहाँ? बायां हाथ किधर जाएगा? ईस्ट की तरफ। तो इसमें देखिए इधर जो हेड करिए तो आपका बायां हाथ किधर जाएगा? बताइए। इधर, ईस्ट और वेस्ट। कभी भी अब दिक्कत होगा? बोलने लगता है आप लोगों को दिक्कत होगा। जब भी ऐसा दिक्कत हो तो नॉर्थ की तरफ अपना हेड करो और ऐसे करके चेक करो कि हमारा कौन सा हाथ किधर है। तो हमारे लिए अगर इस तरह करते हैं तो मेरा जो हेड है, हेड किधर की ओर होगा? नॉर्थ की ओर, और पैर किधर होगा?
साउथ की तरफ, और ये जो हाथ होगा यहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ, इधर क्या हो जाएगा वेस्ट की तरफ। बात समझ में आ गया ना? तो कभी भी ऐसी दिक्कत होगा ही नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है इसका थ्योरी जान ही चुके हम लोग। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस क्या होता है। तब हम लोग जानते हैं यूज ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका जो यूज है, सर्वेइंग का जो यूज है, हम लोग बहुत ही अलग अलग सेक्टर में यूज करते हैं। जैसे पहला है टू प्रिपेयर टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप का जो मतलब होता है, टोपोग्राफ का मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक एरिया है, जैसे पूरा पटना शहर, पूरा नालंदा शहर, नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है, उस नालंदा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे खाली जमीन है, कहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, उन सभी चीज़ों का जो हम लोग जो मैप बनाते हैं वो हमारे किसमें आता है, टोपोग्राफिकल मैप। क्या टोपोग्राफिकल मैप, उसमें हम लोग क्या क्या दिखा सकते हैं, वैली भी हो सकता है, वहाँ का हिल भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों का किसमें होगा, टोपोग्राफिकल मैप। तो सर्वे का यहाँ पे हम लोग किए टोपोग्राफिकल मैप बनाने में। दूसरा टू प्रिपेयर कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का जो होता है वो किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी का जो बाउंड्री लाइन होता है, जैसे कि लोकल अमीन गांव में देखे ही होंगे, जो जमीन का नापी करते हैं। नापी करने का मतलब समझ रहे हैं, हमारा जमीन कितना लेंथ है, कितना चौड़ाई है, कितना एरिया है, ये हमारा अमीन जो आते हैं कैलकुलेशन करने वो बताते हैं। उनके पास एक छोटा सा सर्वे होता है। एक छोटा सा सर्वे का मतलब छोटा छोटा कुछ इस तरह का रहेगा उनका है। मतलब एक बुक रहेगा, छोटा 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 टुकड़ा टुकड़ा में वो खेती में प्लॉटिंग किया रहता है कि ये जो प्लॉट नंबर है ये आपका है, ये प्लॉट नंबर है जो किसी और का है, प्लॉट किसी और का है, इस तरह का उसमें मेंशन किया हुआ रहता है, ये प्लॉट बाय प्लॉट उसमें बना हुआ रहता है। तो वो हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, मतलब कि आपका बाउंड्री लाइन बताता है कि हमारा जो खेत है, हमारा जो प्लॉट है, उसका बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक ही है आपका। तो वो हमारा होता है इसमें कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, तीसरा है टू प्रिपेयर इंजीनियरिंग मैप। इंजीनियरिंग मैप का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो हम लोग रोड बना रहे हैं, रोड हाईवे बना रहे हैं, रेलवे का हम लोग रेलवे बिछा रहे हैं, रेलवे का लाइन्स बिछा रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों के लिए जो हमारा मैप बनता है तो अभी हमारा कैसे सर्वे के माध्यम से बनता है। तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पे हमारा जो रोड बना रहे हैं। तो रोड बनाते ऐसे ही क्या जाते हैं, रोड बना देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहाँ साइड पे जाते हैं और देखते हैं क्या है कि क्या एक कैसा ज़मीन है, मतलब कि वो नदी का क्षेत्र है कि पहले से रोड बना हुआ है उस पर, कि वो उसमें नया बनाना ही है, क्या करना है वो उनको देखना। सबसे पहले वो सर्वे करते हैं, कितना लेंथ करना है, कितना चौड़ाई देना है, सभी चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं। उस पर कितना मिट्टी का जो वॉल्यूम होगा, कितना वॉल्यूम मिट्टी जो है उस पर और लगेगा, कितना कहीं ऐसा ज़मीन भी होगा कुछ मिट्टी का बहुत ऊँचा बना हुआ होगा टीला टाइप का, उसको भी कटिंग करना पड़ता है। जहाँ पे मिट्टी कम है वहाँ पे फिलिंग करना पड़ता है। तो कितना मिट्टी कट हुआ, कितना मिट्टी हमारा उस पर भराएगा, इन सभी चीज़ों का कैलकुलेशन भी किस में होता है, सर्वे में ही आता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे सबसे लास्ट एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट। ठीक है, तो वो हमारा किसमें इंजीनियरिंग मैप बनाने में भी हमारा सर्वे जरूरी है। चौथा है जियोलॉजिकल मैप। जियोलॉजिकल मैप का मतलब जियोलॉजी के अकॉर्डिंग कहाँ पे जंगल है, कहाँ पे पेड़ है, वो सभी चीज़ों का जो कैलकुलेशन होगा वो उसमें बताएंगे। और दूसरा है अंडरग्राउंड सर्वे, इसी में आता है अंडरग्राउंड सर्वे। तो अंडरग्राउंड सर्वे में होता है क्या है कि जमीन के नीचे का जो कैलकुलेशन होता है, जमीन का नीचे का, जमीन के नीचे बोले तो क्या, अर्थ के नीचे, अर्थ के नीचे में क्या है, कौन सा मिनरल्स है, कौन सा ओर्स है, इन सभी चीज़ों का जो कैलकुलेशन होगा वो किस में आता है, जियोलॉजिकल मैप में। ठीक है, उसके बाद है टू प्रिपेयर आर्कियोलॉजिकल मैप। आर्कियोलॉजिकल मैप का मतलब क्या है, हिस्टोरिकल प्लेसेस, जैसे कि जालियांवाला बाग जो हो गया, हमारा मैप पे शो करता है कि नहीं करता है, शो करता है। कैसे, क्योंकि उसके लिए एक अलग मैप भी बनाता है जो आर्कियोलॉजिकल मैप, जिसमें हम लोग का पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ वैसा हिस्टोरिकल प्लेसेस है जो जिसको हम लोग स्मारक बोलते हैं, तो वो कहाँ कहाँ है, उन सभी चीज़ों का मेंशन रहता है, वो किस में आता है, तो आर्कियोलॉजिकल मैप। तो आर्कियोलॉजिकल मैप में हम लोग क्या करते हैं, स्मारक लोगों का बताते हैं कि कहाँ कहाँ स्मारक है, क्या है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सर्वेइंग का जो यूज है मेनली आपको कहाँ कहाँ पे है, आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कर सकते हैं।
सोचिए, हम तो बताएंगे लेकिन तब तक सोचिए कि क्या है, कहाँ तक होता है सर्वेइंग का जो यूज है मेनली। आपको देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्थ पे, जिसको बोलते हैं लैंड सर्वे। अर्थ पे जो कैलकुलेट है उसको क्या बोलेंगे, लैंड सर्वे। उसके बाद आइए वाटर बॉडीज में जो सर्वे करते हैं, मतलब कि जलीय क्षेत्र में, समुद्र में कितना पानी है, कितना गहराई है, वो जलीय क्षेत्र में होता है। तो जलीय क्षेत्र को जो हम लोग करते हैं वो होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, मतलब जल में। और तीसरा होता है एरियल सर्वे। एरियल सर्वे मतलब क्या हो गया, आसमान में, मतलब कि ऊपर आकर के, अर्थ से काफी ऊपर आकर के जो हम लोग सर्वे करते हैं विथ हेलीकॉप्टर, तो हम लोग क्या करते हैं उसको एरियल सर्वे करते हैं। एरियल सर्वे जैसे सैटेलाइट वगैरह जो हमारा क्या है वो रिमोट सेंसिंग वगैरह सब अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ अगले एडवांस सर्वे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो हम लोग एरियल सर्वे में वही चीज़ करेंगे, हेलीकॉप्टर की सहायता से हम लोग, जैसे कि कभी कभी देखते हैं जब बाढ़ आती है तो हमारा जो इसका टीम होता है वो सर्वे करते चलते हैं कि कहाँ कितना एरिया में पानी है, फ्लो क्या है, वो सब चीज़ों कैलकुलेशन में वो भी बताते हैं। आगे में आपका कौन सा सर्वे में, एरियल सर्वे में। फिर उसके बाद फिर हम लोग आते हैं अंडरग्राउंड सर्वे। तीन चीज तो पढ़ लिए, लैंड सर्वे, अर्थ पे है तो लैंड सर्वे, अर्थ के मतलब जो पानी है, पानी पे अगर पानी में जो सर्वे करते हैं, कौन सा सर्वे होगा, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। अगर आसमान में जाके हम कर रहे हैं सर्वे तो एरियल सर्वे हो गया, और जमीन के जो नीचे कर रहे हैं सर्वे उसको कौन सा सर्वे बोलते हैं, अंडरग्राउंड सर्वे। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे। अब सर्वे के कितने टाइप्स होते हैं उसका हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे, कितने टाइप्स के सर्वे होते हैं, क्या उसका यूज है, क्या होता है, सभी चीज़ों के लिए उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।